22 नवंबर 2025 शाम के ठीक 4 बज रहे थे। जालंधर की एक पॉश और सुरक्षित माने जाने वाली पारस स्टेट सोसाइटी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। एक 13 साल की मासूम बच्ची ब्लैक स्वेट शर्ट पहने सड़कों पर उछलती कूदती अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ रही थी। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि उसके जूते का फीता खुल जाता है। वो सड़क पर खड़ी एक गाड़ी का सहारा लेकर बड़े आराम से उसको ठीक करती है और फिर मुस्कुराते हुए एक घर की तरफ बढ़ जाती है। 4:04 पर वो उस घर के दरवाजे की घंटी बजाती है। दरवाजा खुलता है और वो अंदर कदम रखती है और इसके बाद ही वो 13 साल की बच्ची हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक ऐसी गेटेड सोसाइटी जहां 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता है, जहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां एक बच्ची दिन दहाड़े बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो सकती है? क्या वो घर जहां वो अपने सहेली से मिलने गई थी किसी खतरनाक जाल की शुरुआत बन चुका था? या वो इंसान जिसे पूरा मोहल्ला अपने बच्चों का रखवाला समझता था, असलियत में चेहरे पर नकाब पहने घूम रहा था? और परिवार के मदद के लिए चिल्लाने के बाद भी पुलिस अफसर इस पूरे मामले को इतनी आसानी से क्यों टाल रहे थे? तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं इस सस्पेंस से भरी दास्तान को। पंजाब के जालंधर शहर में स्थित पारस स्टेट सोसाइटी एक ऐसी जगह थी जहां रहने वाला हर परिवार अपने आप को सुरक्षित मान रहा था। मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड, हर मोड़ पर सीसीटीवी और आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग। इस सोसाइटी में 13 साल की एक मासूम बच्ची अपने परिवार यानी अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहती थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, स्वभाव से बेहद हंसमुख और पूरे मोहल्ले में अपनी चुलबुली हरकतों के लिए जानी जाती थी। उसकी रोज की लाइफ बहुत सिंपल और खुशियों से भरी थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और शाम को घर के आसपास घूमना। उस दिन भी सब कुछ आम दिनों की तरह ही नॉर्मल चल रहा था। 22 नवंबर की उस शाम बच्ची की माँ और उसका भाई बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। घर से निकलते वक्त माँ ने बच्ची से कहा कि वो भी तैयार हो जाए, लेकिन बच्ची ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो घर पर रुकेगी। उसने कहा कि वो अपनी सहेली सहज को बुला लाती है ताकि दोनों मिलकर घर पर खेल सके और उसका मन बहल जाए। माँ ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी सहेली के घर जाना है या उसे बुलाना है तो बुला लाओ। लेकिन साथ ही माँ ने उसे हिदायत भी दी कि जब भी घर से बाहर निकलो तो घर की सारी लाइट्स बंद कर देना और दरवाजा ठीक से लॉक करके जाना। माँ ने कहा था कि हालांकि सोसाइटी गेटेड है और गार्ड भी तैनात है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद माँ और भाई बाजार के लिए निकल गए। बच्ची अपने घर से बेहद खुश होकर निकली। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा था कि वो ब्लैक स्वेट शर्ट में हंसते खेलते रास्ते से आगे बढ़ रही थी। चलते चलते उसके जूते की लेस खुल गई तो उसने किनारे खड़ी होकर गाड़ी का सहारा लिया, लेस को ठीक किया और फिर से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन उस घर के अंदर जो हैवान उसका इंतजार कर रहा था, इसके बारे में उसे जरा सी भी फर्क नहीं थी। इधर माँ और भाई जब लगभग 40 मिनट बाद यानी शाम के 4:40 पर बाजार से घर वापस लौटते हैं तो माँ देखती है कि पूरे घर की लाइट्स जल रही है और दरवाजा भी खुला हुआ है। माँ को पहले तो थोड़ा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि बेटी ने फिर से लापरवाही की और बिना लाइट्स बंद किए खेलने चली गई। माँ अपने बेटे से कहती है कि जाकर जरा उसे सहज के घर से बुला लाओ, आज तो मैं उसके कान खींचने वाली हूँ। भाई मुस्कुराते हुए अपनी माँ को शांत रहने को कहता है और सीधे सहज के घर की तरफ निकल पड़ता है। वो सहज के घर पहुंचकर डोरबेल बजाता है। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है हरमिंदर सिंह। हरमिंदर सिंह कोई अनजान इंसान नहीं था, बल्कि उसी सोसाइटी का निवासी और पेशे से एक स्कूल वैन ड्राइवर था, जो अक्सर मोहल्ले के बच्चों को स्कूल लाने और छोड़ने का काम करता था। इसलिए पूरा मोहल्ला उस पर भरोसा करता था। भाई ने बेहद सम्मान के साथ हरमिंदर से पूछा कि अंकल, क्या मेरी बहन अंदर सहज के साथ खेल रही है? उसे माँ ने बुलाया है। लेकिन हरमिंदर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बहुत ही शांत और नॉर्मल टोन में जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारी बहन तो यहाँ नहीं आई। मेरी पत्नी और बेटी सहज दोनों आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। घर में किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन था। मैं तो घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। भाई को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसकी बहन यही कहकर निकली थी कि वो सहज के घर जा रही है। उसने दोबारा पूछा, लेकिन हरमिंदर ने साफ इनकार कर दिया कि बच्ची उसके घर में कदम भी नहीं रखी। भाई वापस आकर माँ को पूरी बात बताता है। अब माँ के मन में अजीब सा डर उठने लगा था।
वो खुद उठकर आसपास के दूसरे सहेलियों के घर जाती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी को भी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद परेशान होकर माँ खुद दोबारा हरमिंदर सिंह के घर पहुंचती है। वो लगभग रोते हुए हरमिंदर से कहती है कि भाई साहब, मेरी बेटी आखिरी बार यही कहकर निकली थी कि वो आपकी बेटी से मिलने आ रही है। क्या आपने सच में उसे नहीं देखा? हरमिंदर फिर से वही रटा रटाया जवाब देता है कि भाभी जी, घर में कोई नहीं है, आपकी बेटी यहाँ नहीं आई, आप कहीं और जाकर ढूंढिए। अब तक सोसाइटी में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। एक 13 साल की बच्ची का अचानक अपनी ही सोसाइटी के अंदर से गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। सोसाइटी के लोग जमा होने लगे। हर कोई हैरान था कि गेटेड सोसाइटी से बच्ची बाहर कैसे जा सकती है, क्योंकि गार्ड ने भी किसी बच्ची को बाहर जाते नहीं देखा था। तभी मोहल्ले के कुछ समझदार लोग फैसला करते हैं कि बातों में वक्त गंवाने के बजाय सोसाइटी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाए। लोग अपने अपने घरों के बाहर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग्स खंगालने लगते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो सब सन्न रह जाते हैं। फुटेज में साफ दिख रहा था कि शाम के 4:04 पर बच्ची सीधे हरमिंदर सिंह के घर के दरवाजे पर जाती है, बेल बजाती है और दरवाजा खुलने के बाद घर के अंदर दाखिल होती है। इसके बाद पूरे 1 घंटे की फुटेज खंगाली गई, लेकिन 4:04 से लेकर 5:15 तक बच्ची उस घर से बाहर निकलती हुई कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये फुटेज देखते ही पूरे मोहल्ले के होश उड़ गए। सबूत साफ इशारा कर रहा था कि बच्ची हरमिंदर सिंह के घर के अंदर तो गई, लेकिन बाहर कभी नहीं आई। जब सोसाइटी के लोगों ने फुटेज दिखाकर हरमिंदर से तीखे सवाल पूछे तो वो हड़बड़ाने के बजाय उल्टे मोहल्ले वालों पर ही गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा कि तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब पूरा मामला गंभीर हो चुका था। परिवार वाले और पड़ोसी बिना एक पल गवाए सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को साफ साफ बताया कि बच्ची आखिरी बार सीसीटीवी में हरमिंदर सिंह के घर के बाहर नजर आई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्टेशन से एएसआई मंगत राम को 2 हवलदारों के साथ छानबीन के लिए पारा स्टेट भेजा गया। परिवार वालों को उम्मीद थी कि खाकी वर्दी आते ही सच सामने आ जाएगा, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। पुलिस अधिकारी एएसआई मंगत राम आरोपी हरमिंदर सिंह के घर दाखिल होते हैं, लेकिन गहराई से तफ्तीश करने के बजाय वो आरोपी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। जब परिवार वाले और पड़ोसी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सर, इसी घर में बच्ची की आखिरी बार एंट्री हुई थी, आप पूरे घर की तलाशी लीजिए, तो एएसआई मंगत राम बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं। हरमिंदर पुलिस के सामने भी वही ढोंग रचता है कि बच्ची अंदर नहीं आई। पुलिस अधिकारी बिना किसी गंभीरता के केवल एक खुला हुआ कमरा और एक अलमारी ऊपर से देख लेते हैं। ना कोई फॉरेंसिक टीम, ना कोई बारीकी से छानबीन। पुलिस अधिकारी बाहर आकर परिवार वालों से कहते हैं कि घर में कोई नहीं है, बच्ची शायद कहीं खेलने चली गई होगी या गुस्से में कहीं बाहर निकल गई होगी। परिवार वाले जब पुलिस की इस ढिलाई पर सवाल उठाते हैं तो पुलिस अफसर उल्टा पीड़ित परिवार पर ही गुस्सा निकालने लगते हैं और अजीबोगरीब बातें कहते हैं। परिवार का दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस पुलिस पर उन्हें भरोसा था वो मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन मोहल्ले वालों का शक अब यकीन में बदल गया। सब जानते थे कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। जब पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो सोसाइटी के लोगों ने खुद ही मोर्चा संभालने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वो सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। तभी किसी पड़ोसी की नजर हरमिंदर के घर के बरामदे में बने एक छोटे से बाथरूम पर पड़ती है। वो देखते हैं कि पूरे घर में सब कुछ खुला होने के बाद भी उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर एक ताला लटक रहा था। पड़ोसी को लगता है कि जब पूरे घर में सब कुछ खुला हुआ था तो सिर्फ बाथरूम पर भारी ताला लटकाने का क्या मतलब था। मोहल्ले के लोगों ने जैसे ही उस ताले की तरफ कदम बढ़ाई, आरोपी हरमिंदर सिंह अचानक घबरा गया। वो तेजी से आगे आया और लोगों को रोकने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका था, फिर भी वो ढोंग करते हुए कहने लगा, अरे भाइयों, उस बाथरूम के दरवाजे को मत तोड़ो, वो बाथरूम खराब पड़ा है, उसमें मेरा कुछ जरूरी सामान रखा हुआ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोसाइटी के लोगों का शक अब पक्का यकीन में बदल चुका था। उन्होंने हरमिंदर की एक न सुनी और तुरंत एक भारी चीज से उस ताले पर प्रहार किया। जैसे ही ताला टूटा और बाथरूम का दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप गई। उस छोटे से बाथरूम में कमोड के सहारे वही 13 साल की मासूम बच्ची बेजान हालत में पड़ी हुई थी।
उसके मुंह में कपड़ा था ताकि उसकी आवाज बाहर ना आ सके और उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ इस हैवान ने कितनी बड़ी अनहोनी को अंजाम दिया है। जिस बच्ची को पूरा मोहल्ला कुछ घंटे पहले हंसते खेलते और उछलते कूदते देख रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये भयानक मंजर देखते ही पूरे मोहल्ले वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों का सब्र का बांध टूट गया। भीड़ ने तुरंत हरमिंदर सिंह का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लाई। गुस्साए पड़ोसियों ने उस हैवान की जमकर पिटाई शुरू कर दी। जो इंसान कल तक बच्चों का रखवाला बनकर वैन चलाता था, आज वही इंसान एक मासूम की जिंदगी छीनने का अपराधी बन चुका था। इसी बीच बाहर खड़े पुलिस हवलदारों ने जब हड़कंप मचते देखा तो वो तुरंत अंदर भागे। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह आरोपी हरमिंदर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और उसे अपनी गाड़ी में डालकर सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। जो पुलिस अधिकारी एएसआई मंगत राम कुछ देर पहले उसी घर में बैठकर आरोपी के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे, अब उनके पास अपनी ढिलाई और लापरवाही छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरे इलाके में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक सुरक्षित और पॉश गेटेड सोसाइटी में ऐसा डरावना अपराध होना किसी के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोग गुस्से में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, क्योंकि अगर मोहल्ले के लोग खुद समझदारी ना दिखाते और सीसीटीवी खंगालकर ताला ना तोड़ते तो शायद ये हैवान उस बच्ची की शरीर को दफा रफा कर चुका होता। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जब हरमिंदर सिंह को कड़ाई से पूछताछ के लिए बैठाया गया तो उसने अपनी घिनौनी साजिश का एक एक सच उगलना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। हरमिंदर ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और वो घर पर बिल्कुल अकेला था। जब शाम के 4 बजे बच्ची अपनी सहेली शहद से मिलने के लिए उसके घर की डोरबेल बजाती है तो हरमिंदर के दिमाग में एक खतरनाक और डरावना इरादा जन्म लेता है। वो जानता था कि बच्ची उसकी बेटी की क्लोज फ्रेंड है और अक्सर उनके घर आती जाती रहती है। उसने बड़ी चालाकी से दरवाजा खोला और मासूम बच्ची से कहा कि बेटा, सहज अंदर बेडरूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम अंदर जाकर बैठो। मासूम बच्ची बिना किसी शक के सीधे अंदर बेडरूम में चली गई। पीछे से हरमिंदर ने घर का मेन गेट अंदर से लॉक कर दिया। जब बच्ची को कमरे में सहज दिखाई नहीं दी और उसे खतरे का एहसास हुआ तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हरमिंदर ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। बच्ची ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हैवान को पीछे ढकेला और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आरोपी को डर लगा कि कहीं उसकी चीखें बाहर सड़क तक न पहुंच जाए, इसलिए उसने पास पड़ा एक कपड़ा उठाकर बच्ची के मुंह में डाल दिया। इसके बाद उस दरिंदे ने मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और पकड़े जाने के डर से गला दबाकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। इस अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बेहद ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग की। उसने मासूम की बॉडी को खींचकर बरामदे के बाथरूम में छिपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वो जानता था कि परिवार वाले शाम को बच्ची को ढूंढते हुए आएंगे, इसलिए उसने पहले से ही खुद को नॉर्मल दिखने का नाटक तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, जब बच्ची के भाई और माँ उससे पूछने आए तो उसने बड़े आराम से उन्हें झूठ बोलकर वापस भेज दिया। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया और उसकी होंडाई i20 कार ये कहकर मांगी कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। उसका प्लान था कि देर रात जब पूरी सोसाइटी सो जाएगी तब वो को एक बोरे में पैक करके कार की डिक्की में भरेगा और शहर से दूर किसी सुनसान जगह या नहर में फेंक आएगा। लेकिन मोहल्ले वाले की सतर्कता ने उसके इस खौफनाक प्लान पर पानी फेर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए। शुरुआत में जांच करने आए एएसआई मंगत राम की लापरवाही के कारण केस में काफी देरी हुई। इसके अलावा परिवार का आरोप था कि जब वो न्याय की गुहार लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों जैसे एसएचओ मनिंदर सिंह और डीएसपी भगनदीप सिंह के पास पहुंचे तो उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही डराया धमकाया गया। पीड़ित परिवार को अपनी बात दबाने के लिए कहा गया, लेकिन हार ना मानते हुए परिवार ने महिला एवं बाल विकास आयोग और पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लापरवाह पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जालंधर का ये पारा स्टेट केस हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और चेतावनी भी है। ये घटना साबित करती है कि कई बार हमारे सबसे करीबी या जान पहचान वाले लोग ही सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। एक स्कूल वैन ड्राइवर जिस पर पूरा मोहल्ला अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए भरोसा करता था, वही इंसान इस खौफनाक वारदात का गुनहगार निकला।
सीसीटीवी कैमरे की सजगता और पड़ोसियों की एकजुटता ने इस केस को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। अपने बच्चों को हमेशा जागरूक रखें और किसी पर भी अंधा भरोसा करने से बचाएं। दोस्तों, आज की इस क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। 4 जून 2026 की दोपहर राजस्थान के बाड़मेर जिले के गरल गांव के पास सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर बसे एक सुनसान खेत में जब खेत का मालिक अपने रोजमर्रा के काम के लिए पहुंचता है तो वहां पर एक पानी की टंकी की तरफ उसका ध्यान जाता है। पानी की सतह पर कुछ तैर रहा था। जब वो इंसान गौर से उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पानी की सतह पर कुछ और नहीं, एक इंसान का बेजान बॉडी तैर रहा था। देखते ही देखते ये सन्नाटा एक चीख में बदल गया, क्योंकि किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान की बॉडी यहाँ पर तैर रही थी उसकी डोर किसी गहरे जाल से जुड़ी हुई थी। आखिर कौन था ये शख्स? क्यों एक इंसान की हंसती खेलती जिंदगी पल भर में उजड़ गई? और 2 जून की रात को ऐसा कौन सा प्लान बनाया गया था जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया? चलिए आज के इस क्राइम स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इस मिस्ट्री को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और तेजाराम की दुनिया में कदम रखना होगा। तेजाराम एक बहुत ही सीधे साधे और हार्ड वर्किंग इंसान थे, जो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। जालोर और बाड़मेर के आसपास के इलाकों में काम करने वाले तेजाराम का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल था। सुबह काम पर जाना, शाम को वापस आना और परिवार की जरूरतों का ख्याल रखना, बस यही उनका रूटीन था। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ उनके घर में एक नया ट्रेंड दाखिल हुआ। तेजाराम की पत्नी नेतल एक मॉडर्न और एम्बिशियस सोच रखने वाली महिला थी। उसे डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया का बहुत शौक था। धीरे धीरे नेतल ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस और रील्स बनाना शुरू किया। उसकी पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन स्टाइल को लोगों ने काफी पसंद किया और देखते ही देखते उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 42,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। वो इलाके में एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। उसके कमेंट सेक्शन में सैकड़ों मैसेज आते थे, लाइक्स की बारिश होती थी और वो दिन का काफी समय अपने फोन की स्क्रीन पर ही बिताने लगी थी। शुरुआत में तो तेजाराम ने अपनी पत्नी की इस पैशन को एक नॉर्मल बात समझा। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पत्नी को इसमें खुशी मिलती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का माहौल अच्छा था, बच्चों की हंसी खुशी थी और एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनका जीवन आराम से कट रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड की ये चमक धमक अक्सर असली रिश्तों की सच्चाई पर भारी पड़ने लगती है। जब फोन पर बिताया जाने वाला समय परिवार के समय से ज्यादा होने लगा तो तेजाराम को पहली बार एहसास हुआ कि उनके और नेतल के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने के साथ साथ नेतल के पास अनजान लोगों के मैसेजेस की कतार लगी थी। इसी दौरान उसके कमेंट बॉक्स और डायरेक्ट मैसेजेस में एक नए इंसान की एंट्री होती है, जिसका नाम था गुमान सिंह। गुमान सिंह धोरीमन्ना इलाके का रहने वाला एक लोकल टैक्सी ड्राइवर था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले गुमान सिंह ने जब नेतल की प्रोफाइल देखी तो उसने बातचीत शुरू करने में देर नहीं की। धीरे धीरे कमेंट से शुरू हुई ये बात पर्सनल मैसेजेस और फिर कॉल्स तक पहुंच गई। गुमान सिंह और नेतल का रिश्ता देखते ही देखते काफी क्लोज हो गया। नेतल अब घंटों फोन पर गुमान सिंह से बातें करने लगी। वो अपने घर परिवार और अपनी जिम्मेदारियों से कटने लगी। जब भी तेजाराम काम से घर लौटते तो अक्सर नेतल को फोन पर बिजी पाते। जब तेजाराम ने इस बात को नोटिस किया और सवाल पूछे तो घर में बहस और तनाव का माहौल बन गया। तेजाराम ने बेहद शांति से नेतल को समझाने की कोशिश की कि वो गुमान सिंह जैसे अनजान इंसानों से दूरी बनाए रखे और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दे। लेकिन नेतल की नजर पर सोशल मीडिया का खुमार और गुमान सिंह का अट्रैक्शन इतना हावी हो चुका था कि उसे पति की कोई भी सलाह एक प्रॉब्लम लगने लगी। दिन बीतते गए और तेजाराम और नेतल के बीच के झगड़े बढ़ते चले गए। तेजाराम को इस बात का पूरा शक हो चुका था कि नेतल और गुमान सिंह के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके परिवार के लिए खतरनाक है। तेजाराम ने नेतल को सख्त हिदायत दी कि वो गुमान सिंह से अपनी सारी बातचीत खत्म कर दे,
लेकिन नेतल और गुमान सिंह ने कुछ और ही प्लान बना रखा था। दोनों को लगने लगा कि तेजाराम उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है और अगर उन्हें बिना किसी डर के साथ रहना है तो तेजाराम को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। 2 जून की तारीख इस कहानी का सबसे डार्क टर्निंग पॉइंट। इस दिन नेतल ने एक बहुत ही चालाकी से भरी साजिश को अंजाम देना शुरू किया। उसने तेजाराम को फोन किया और बेहद इमोशनल और पैनिक होकर कहा कि वो उससे पूरी तरह परेशान हो चुकी है। अब वो इस शादी में नहीं रह सकती और हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही है। इतना बोलने के तुरंत बाद नेतल ने अपना फोन बंद कर दिया। तेजाराम उस वक्त जालोर में थे। पत्नी का ऐसा फोन आते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेहद परेशान और पैनिक हो गए। उन्हें लगा कि शायद नेतल कोई बड़ा कदम न उठा ले या किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तेजाराम तुरंत अपना सारा काम छोड़कर जालोर से बाड़मेर के लिए निकल पड़े। वो रास्ते भर नेतल के नंबर पर कॉल करते रहे, लेकिन हर बार एक ही टोन सुनाई देती, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। जब नेतल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो तेजाराम की सोच सीधे गुमान सिंह पर गई। उन्हें लगा कि शायद गुमान सिंह को पता हो कि नेतल कहाँ है। तेजाराम ने बिना ये सोचे कि वो सीधे अपने दुश्मन के बनाए जाल में कदम रख रहे हैं, गुमान सिंह का नंबर डायल किया। फोन बजता है और दूसरी तरफ से गुमान सिंह की आवाज आती है। गुमान सिंह ने बहुत ही मासूम और मददगार बनने का नाटक किया। उसने तेजाराम से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, आप धोरी मन ना आ जाइए, हम दोनों बैठकर बात करते हैं और आपकी पत्नी को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। निराश और परेशान तेजाराम ने गुमान सिंह की बातों पर भरोसा कर लिया और वे 2 जून की शाम को सीधे धोरी मन्ना पहुंच गए। वहां गुमान सिंह अपनी टैक्सी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। उसने तेजाराम को बहुत ही मीठी मीठी बातों में उलझाया और उसने कहा कि दिमाग शांत करने के लिए थोड़ा बैठते हैं। गुमान सिंह ने धोरी मन्ना में तेजाराम को शराब पिलाई। जो पहले से ही दिमागी तौर पर बहुत टूट चुके थे, वो गुमान सिंह के इस ड्रिंक ऑफर को मना नहीं कर पाए। जैसे जैसे रात ढलती गई, तेजाराम पर नशा हावी हो गया और वो अपनी सुध-बुध खोने लगे। जब गुमान सिंह को यकीन हो गया कि अब तेजाराम पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं और अपना बचाव करने की हालत में नहीं है, तो उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने तेजाराम को अपनी टैक्सी में बिठाया और सुनसान रास्ते से होते हुए मालपुरा फाटा के पास एक बेहद अलग थलग खेत की तरफ बढ़ गया। खेत में सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं था। वहाँ एक बड़ा पानी का टैंक बना हुआ था। गुमान सिंह ने बड़ी ही बेरहमी से नशे में धुत तेजाराम को उस पानी से भरे टैंक के अंदर ढकेल दिया। तेजाराम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पानी के अंदर ही उनका जीवन समाप्त हो गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गुमान सिंह ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने तेजाराम का मोबाइल फोन और उनका बैग खेत के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके और फिर अपनी टैक्सी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले 2 दिनों तक तेजाराम का कोई अता पता नहीं था। परिवार वाले परेशान थे, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। 4 जून की शाम को जब खेत मालिक वहां पहुंचा और उसने टैंक के अंदर तेजाराम की बॉडी देखी तो पूरे बाड़मेर में तहलका मच गया और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। घटनास्थल पर बाड़मेर के डीएसपी रमेश कुमार शर्मा और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची। क्राइम सीन को सील कर दिया गया। शुरुआती देखने में मामला पूरी तरह से एक सस्पिशियस एक्सीडेंट या सोची समझी साजिश लग रही थी। छानबीन करते ही खेत के बाहर झाड़ियों से एक फोन मिला। फोन पूरी तरह से बंद था। पुलिस ने जब फोन को ऑन किया तो उसमें कई मिस कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुरंत उस फोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली। यहीं से इस केस में एक बड़ा मोड़ आया। सीडीआर एनालिसिस से पता चला कि गायब होने से पहले तेजाराम की सबसे ज्यादा बातचीत उनकी पत्नी नेतल और टैक्सी ड्राइवर गुमान सिंह से हुई थी। साथ ही मोबाइल टावर लोकेशन ने साफ कर दिया कि 2 जून की शाम को तेजाराम और गुमान सिंह दोनों एक ही लोकेशन पर मौजूद थे। इस बीच तेजाराम के भाई महेश राम ने भी पुलिस के सामने आकर अपना शक जाहिर किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि नेतल और गुमान सिंह के बीच कुछ समय से काफी नजदीकी थी और तेजाराम इस बात का विरोध कर रहे थे। पुलिस के पास अब टेक्निकल एविडेंस भी थे और एक मजबूत सस्पेक्ट लिस्ट भी। बिना देर किए पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गुमान सिंह और नेतल दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गए। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा और उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने
अब दो ऐसे चेहरे बैठे थे जो शुरुआत में खुद को पूरी तरह मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गुमान सिंह और नेतल दोनों को अलग अलग इंटेरोगेशन रूम में रखा गया ताकि वो आपस में कोई झूठी कहानी न बना सके। शुरुआत में गुमान सिंह का एटीट्यूड बहुत ही कैजुअल था। उसने पुलिस के हर सवाल का जवाब बहुत ही सहजता से देने की कोशिश की और कहा कि वो तो तेजाराम की सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने दावा किया कि 2 जून की शाम को धोरीमन्ना में तेजाराम उससे मिलने जरूर आए थे, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहीं और चले गए। गुमान सिंह का कहना था कि उसके बाद क्या हुआ इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। दूसरी तरफ नेतल का रूप भी कम ड्रामेटिक नहीं था। वो पुलिस के सामने लगातार रोने की नाटक कर रही थी और खुद को एक बेबस पत्नी के रूप में पेश कर रही थी। उसने कहा कि उसका पति के साथ थोड़ा झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तेजाराम के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। हालांकि बाड़मेर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम किसी इमोशनल नाटक में फंसने वाली नहीं थी। पुलिस के पास पहले से ही साइबर सेल का स्ट्रॉन्ग डेटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की पूरी फाइल मौजूद थी। जब पुलिस ने गुमान सिंह और नेतल के फोन रिकॉर्ड्स का गहराई से एनालिसिस किया तो उनके सामने झूठ की पूरी दीवार गिरने लगी। साइबर टीम ने दोनों के मोबाइल नंबरों की टावर लोकेशन का मिनट टू मिनट मैप तैयार किया। 2 जून की शाम से लेकर देर रात तक गुमान सिंह के फोन की लोकेशन और तेजाराम के फोन की लोकेशन बिल्कुल एक साथ मूव कर रही थी। वे धोरीमन्ना से निकले, एक साथ सफर किया और आखिर वे मालपुरा फाटा की तरफ उसी खेत के आसपास दोनों के फोन एक्टिव पाए गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी ट्रैक किया कि जिस वक्त तेजाराम का फोन बंद हुआ ठीक उसी वक्त गुमान सिंह का फोन भी उसी टावर एरिया में एक्टिव था। जब पुलिस अधिकारियों ने ये सारे टेक्निकल एविडेंस टेबल पर रखे और गुमान सिंह से टाइमलाइन का जवाब मांगा तो उसके पसीने छूटने लगे। उसके पास इस बात का कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं था कि अगर तेजाराम अकेले गए थे तो तेजाराम के मोबाइल के साथ साथ उसका मोबाइल क्यों मूव कर रहा था। कड़ाई से पूछताछ और पक्के सबूतों का सामना होते ही गुमान सिंह का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। उसने मान लिया कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। उसने खुलासा किया कि नेतल का 2 जून को अचानक घर छोड़कर जाने का ड्रामा करना और अपना फोन स्विच ऑफ करना इस पूरे प्लान का पहला हिस्सा था। इसका मकसद तेजाराम को पैनिक मोड में लाना ताकि वो बिना सोचे समझे जालोर से बाड़मेर भागकर आए। नेतल जानती थी कि तेजाराम घबराहट में गुमान सिंह को ही फोन करेंगे और जैसे ही तेजाराम ने गुमान सिंह को कॉल किया वो सीधे उस ट्रैप में फंस गए जिसे इन दोनों ने मिलकर तैयार किया था। इस खुलासे ने पुलिस के सामने पूरी पिक्चर साफ कर दी कि ये एक पूरी तरह से प्री प्लान्ड क्राइम था। इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम सवाल अब आता है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे असली मोटिव क्या था। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 2 बच्चे और एक सिंपल लाइफस्टाइल थी, वो अचानक इस डार्क मोड पर कैसे पहुंच गया। जब पुलिस ने नेतल से सख्ती से पूछताछ की और गुमान सिंह के बयानों से उसका सामना कराया तो इस पूरी कहानी का ओरिजिन पॉइंट सामने आया। इस मामले के पीछे 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला, सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया की चकाचौंध से पैदा हुई ओवर एम्बिशन। दूसरा, एक बेबुनियाद अट्रैक्शन जिसके चक्कर में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। नेतल इंस्टाग्राम पर अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी और 42,000 फॉलोअर्स के साथ खुद को एक अलग लेवल पर देखने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका सिंपल लाइफस्टाइल और पति का साधारण काम उसकी इमेज के साथ मैच नहीं करता। गुमान सिंह के साथ बातचीत शुरू होने के बाद उसे लगने लगा कि वो अपने इस सिंपल लाइफस्टाइल से निकल सकती है, लेकिन तेजाराम जब भी उसे संभालने या समझाने की कोशिश करते, नेतल को लगता कि उसकी आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। जब तेजाराम ने साफ कह दिया कि गुमान सिंह से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, तो नेतल और गुमान सिंह को लगा कि अगर तेजाराम रास्ते में रहेंगे तो वो कभी भी खुलकर एक साथ नहीं रह पाएंगे और ना ही अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएंगे। इसी सोच और नफरत ने उन्हें इस खौफनाक कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। मालपुरा फाटा के उस खेत से फेंका गया तेजाराम का बैग और बंद मोबाइल फोन रिकवर किया गया। घटना में इस्तेमाल की गई टैक्सी को जब्त किया गया और टावर के लोकेशन के साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंस को भी डायरी का हिस्सा बनाया गया। बाड़मेर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों नेतल और गुमान सिंह को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता
और सबूतों को देखते हुए नेतल को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया, जबकि गुमान सिंह को पुलिस रिमांड पर भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। ये पूरी दास्तान इस बात का एक कड़वा और खौफनाक एहसास कराती है कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड का दिखावा और गलत अट्रैक्शन किसी इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल सकता है। एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए छीन ली गई क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ और झूठी चमक के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो गए। दोस्तों, बाड़मेर की ये सच्ची घटना हमें बताती है कि कभी कभी सोशल मीडिया की ये चमक धमक वाली वर्चुअल दुनिया हमारी असली जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तेजाराम के साथ जो भी हुआ ये बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ।